चलिए 2 मार्क्स के सीरीज में आज हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, उसको हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं, दोनों का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ओमीय क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, वैसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है और V और I के ग्राफ क्या होगा, रेखीय होता है। ठीक है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। और दूसरा है अओमीय, तो सीधा इसका उल्टा बोल दीजिए आप कि वैसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है और सीधे ग्राफ से उसका ग्राफ का हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक, तो ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण कौन हो जाएगा, लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, और अओमीय का आप ले लीजिए, डायोड ले लीजिए, ट्रांजिस्टर ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो लिखे हम आपको दिखा दे रहे हैं। ओमीय प्रतिरोध वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं तथा ओमीय प्रतिरोध में आरोपित विभवांतर और विद्युत धारा का समानुपाती होता है। ओमीय प्रतिरोध में आरोपित विभवांतर विद्युत धारा का समानुपाती होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है भी समानुपाती आई, और समानुपाती का चिन्ह हटा दिए तो आ रहा है, यानी भी बढ़ेगा ना तो आई बढ़ेगा, भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, तो यहाँ से आर बराबर आ गया भी बाई आई। ठीक, ये प्रतिरोध का परिभाषा यहाँ से मिल सकता है कि आरोपित विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को किसी चालक से प्रतिरोध करते हैं। और इसका ग्राफ देखिए रेखीय है और ये ढाल है, आर बराबर ये ढाल होता है। आप यहाँ थीटा दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ थीटा दे सकते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए कहा है चांदी, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, आप यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं, ये ढाल है। ठीक, अब अनओमीय प्रतिरोध भी जस्ट इसका उल्टा होगा, वैसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। अनओमीय प्रतिरोध का ग्राफ सीधी रेखा में नहीं होती है, देख लीजिए इधर चला गया। ठीक, और क्या है इसका एग्जाम्पल, अर्धचालक डायोड। कब आया था, 2024 में शायद आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रतिरोध के समानांतर क्रम के संयोजन को समझाने। Establish the expression for equivalent parallel combination of resistances separated। कब आया है, 2022 में आया है। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है, पहले इसको देख लीजिए। दो या दो से अधिक समान या असमान, हमने 3 लिया है। 2 या 2 से अधिक समान या असमान प्रतिरोध जब अलग अलग तार से जुड़े होते हैं, तो प्रतिरोधों के ऐसे संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभव का होता है, समान होता है, परंतु विद्युत धारा देखिए अलग अलग होता है, I1, I2, I3। तो कुल विद्युत धारा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है, जब 2 या 2 से अधिक समान या असमान प्रतिरोध भिन्न भिन्न तारों से आपस में जुड़े होते हैं तथा जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान हो, जबकि प्रत्येक से भिन्न भिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग क्या है, I, तो कुल I बराबर क्या होगा बाबू, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो कुल I बराबर हो जाएगा, देख लीजिए I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और I बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I बराबर हम ऑलरेडी जानते हैं कि V बाई R होता है। तो यहाँ पर रख दिए I के जगह V बटा R, P लिखे हैं, P माने पैरेलल होता है, पैरेलल माने समानांतर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक, तो V बाई R P, P का मतलब हो गया समानांतर क्रम। यहाँ पर देखिए विभव सेम है, सब में विभव सेम रहेगा, V बाई R1 V प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, यहाँ से V कॉमन लिए, V और V कट गया, 1 बाई RP बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हो गया समानांतर क्रम संयोजन को समझा दिया गया। ठीक, आगे देखिए क्या लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लीजिए क्या बोल रहा है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध प्राप्त होता है। माने जब हम समानांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा प्रतिरोध, जो सबसे कम मान का होगा, उससे भी कम मान का रिजल्ट हमको आएगा, उससे भी कम मान का हमको
रिजल्ट आएगा। इसलिए हमारे घरों में, ऑफिसों में क्या लगाया जाता है, समानांतर क्रम में संयोजन होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, इसलिए हमारे घरों या ऑफिस में प्रतिरोध प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा, विभव मापी के दो उपयोग को लिखें। राइट डाउन टू यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर माने विभव मापी। तो विभव मापी का दो उपयोग है। कब आया है? ये आया है आपका 2022 में आया है। ठीक है, इसका पहला नंबर है, इसका इस्तेमाल दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का तुलना करने में किया जाता है। दो सेल के विद्युत वाहक बल का तुलना करने में किया जाता है। और दूसरा का है, इसका उपयोग हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में भी करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। और दूसरा में कहा है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा, कार्बन प्रतिरोध। देखिए, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस? देखिए, रेजिस्टेंस का आकार, प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा होता है। उस पर हम उस प्रतिरोध का मान लिख नहीं पाते हैं। अगर लिख दें हम किसी टेक्नोलॉजी से तो उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उस कार्बन के प्रतिरोध पर 3 या 4 भिन्न भिन्न रंगों का कलर पेंट किया हुआ होता है। और उस कलर का एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अनुसार हम उस कलर को देख करके उसका कार्बन प्रतिरोध का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है देख लीजिए। कार्बन प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण प्रतिरोध पर मान लिखना कठिन होता है। यदि मान लिख दिया जाए तो पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए कार्बन प्रतिरोध पर 3 या 4 रंग की पट्टियां बना दी जाती है और रंगों की पट्टी का कोड होता है, जिसे कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहा जाता है। और उसका ट्रिक क्या है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग सिल्वर एंड गोल्ड नेकलेस। ठीक है, तो आगे देखते हैं, उसको भी हमने लिख दिया है, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग मैंने पहनी है गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस। तो पहला जो बी है 0 है। ठीक है, और बी मैंने ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, और ये गोल्डन और ये सिल्वर। और नेकलेस का एन जो है वो क्या होगा? नो कलर, यानी 3 ही कलर रहेगा, चौथा नो कलर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बैंड बना दिए हैं। और ये ए बी हर एक रंग का कोड अगर हमको पता है तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? R बराबर A गुना B। पहले दोनों कलर का योग, पहले कलर की पट्टी और दूसरे कलर की पट्टी का गुना 10 पे पावर C, यानी तीसरे कलर की पट्टी C, और D जो है वो चौथे कलर की पट्टी D%। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन चीज, ये क्वेश्चन। और ये कब आया है? 2020 में आया हुआ है। कब आया है? 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कब आया, देख लीजिए 2020 में आया हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, चौथा हो गया। अब पांचवा देखेंगे। पांचवा क्या बोल रहा? पांचवा बोल रहा, नारंगी और पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखें। तो यहाँ पर कलर कोड है बाबू, राइट कलर कोड, राइट कलर 2 बार लिखा गया है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो कलर। ऑरेंज और येलो कलर से के लिए हमको बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर देख लो बाबू, ये तो आंसर है ही लिखा हुआ। कैसा कोड है देख लेते हैं। कोड हम यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग हटा दिया जाए गोल्ड सिल्वर नो कलर। तो नारंगी बोला है, तो नारंगी देखिए यहाँ नारंगी का कोड कितना है? 3, देखिए। और उसके बाद येलो बोला है, तो येलो कितना है? 4, 3 और 4। आपको ये कोड मालूम है तो आप इससे न्यूमेरिकल भी पूछ देगा तो बता दीजिएगा, रेजिस्टेंस का मान भी निकालने आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि 16 ओम, कितना? 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती। ठीक,
तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज इलोंगेटेड, मैंने खींच कर, टू डबल इट्स लेंथ, उसके डबल लेंथ कर दिया गया। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। कब आया है? आया है आपको 2016। देखिए क्या बोल रहा है। ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक, जिसका लेंथ L1 है, एरिया A1 है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है दिया हुआ है? 16 ओम, 16 ओम दिया हुआ। अब इसको खींच करके कितना कर दिया गया? दुगुना, खींच करके दुगुना कर दिया गया, ठीक। तो दोगुना कर दिया गया, तो ये इसका आयतन और इसका आयतन का है, दोनों का आयतन बराबर है, तो आयतन V1 बराबर V2, इसका आयतन V1 और इसका आयतन V2, V1 बराबर V2, तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुने लंबाई, क्षेत्रफल गुने लंबाई, क्षेत्रफल गुने लंबाई। इसका देख लीजिए, ऊपर वाले का L1 A1 और नीचे वाले का L2 A2, और L1 A1 और L2 कितना है? L2 2L1 है, 2L1 A2, L1 L1 कट गया, A1 बराबर 2A2, A1 बराबर 2A2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा। तब देखिए यहाँ से A1 यहाँ है, A2 यहाँ आ गया, A1 बाई A2 बराबर क्या बचा? 2, और L2 बाई L1 बराबर भी 2 दिया है, दुगुना दिया, ठीक है। L2 बाई L1 ये दुगुना हो गया, ये दो चीज पता चल गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 के लिए, इसके लिए R1 रो L1 बाई A1, और बड़े वाले के लिए R2 बराबर रो L2 बाई A2, दोनों को डिवाइड किए तो रो रो कट गया, L2 ऊपर गया, L1 नीचे आया, L2 A1 बाई L1 A2, तो L2 बाई L1 कितना है? 2, और A1 बाई A2 भी है कितना? 2, तो कितना आ गया? 4, तो R2 बराबर 4R1, 4R1, तो आपको R2 4 और R1 आपको दिया हुआ 16 ओम दिया था, तो 16 चौके 64 ओम आंसर, ठीक है। 2016 में ये आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां बोल रहा है विद्युत नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखें, किरचॉफ के दोनों नियम लिखें। स्टेट किरचॉफ्स 2 लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। कब आया है? 2010 में आया है और 2016 में आया है, ठीक है। देख रहे हैं, 2010 में भी आया है और 2016 में। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को बोलते हैं बिंदु नियम, जंक्शन नियम, विद्युत धारा का नियम, और किरचॉफ के दूसरे नियम को बोलते हैं बंधपास का नियम, वोल्टेज का नियम, ठीक। तो चलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर क्या आने वाली धाराओं और आने वाली धाराओं का योग बराबर निकलने वाली कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग तथा बिंदु से निकलने वाली विद्युत धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। चित्र से, यहाँ देखिए, चित्र से प्रवेश कौन कौन कर रहा? I1 और I2, निकल कौन रहा? I3 I4, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4, और यहाँ सिग्मा माने समेशन I इन प्रवेश करने वाली विद्युत धारा बराबर जोड़ सिग्मा I आउट माने निकलने वाली धारा, ठीक है। या इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम ला रहे हैं, देखिएगा, यहाँ से हम ये टपे हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए क्या होगा, I1 प्लस I2 हो गया इधर, और ये इधर आया तो माइनस होगा, लेकिन हम यहाँ प्लस लिख दिए, प्लस और फिर माइनस, माइनस ही यही, और इसको भी लेके गए तो वही किए, बराबर 0। तो सिग्मा I n माने कितनी धारा आ रही है, सभी धाराओं का योग का होता है 0, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम में के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग कितना होता है? 0 होता है। तो अर्थात दूसरे शब्दों में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, इसके लिए बोले, ठीक। अब किरचॉफ का दूसरा नियम बोलता है बंधपास का नियम, और उसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का नियम होता है, प्रथम नियम। दूसरा नियम के बारे में बोला जा रहा है, इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में या बंद पास में, ठीक, के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध का गुणनफल,
विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, विद्युत धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये सब का इसका 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 गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो परिपथ में एक ही विद्युत वाहक बल लगा है, ई बराबर होता है। और हम किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। तो जिस दिशा में हम चलेंगे और उधर प्रतिरोध आएगा तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हम इधर चल रहे हैं तो हम क्या लिख दिए, देखिएगा, ये देखिए नेगेटिव I1 R1। यहाँ देखिए इधर भी नेगेटिव, क्योंकि इसी अच्छा ये देखिए छोटा माइनस वाला, और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। जब माइनस से प्लस में घुसेंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पर बताए हैं सब, ठीक। तो ये वाला भी नेगेटिव होगा, माने I2 R2 भी नेगेटिव होगा, तो I2 R2 भी नेगेटिव ले लेंगे, ठीक। और ये देखिए इधर जब जा रहे हैं हम, तो ये करंट इधर जा रहा है और हम इधर चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। देखिए I3 R3 पॉजिटिव है, और ये किसके बराबर होगा, तो विद्युत वाहक बल, और ये छोटा से बड़ा में गए थे इसलिए पॉजिटिव, ठीक। अब इसको हम दिखाते हैं आपको, यहाँ आपको ट्रिक बता दिए हैं कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो ई बराबर लिख दिए हम। अब ई बराबर जो प्लस में है उसको हम पहले लिख दिए हैं और माइनस वाले को बाद में लिख दिए। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और यही बात है, जितना भी विद्युत वाहक बल रहेगा उसका जोड़ बराबर प्रत्येक ब्रांच में जो जो आई और आर का गुणनफल होगा उसका जोड़ के बराबर, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि विभव मापी के सिद्धांत को लिखे, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त परिपथ आलेख खींचिए। राइट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल्स। कब आया है, 2009 में आया है, ठीक। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या बोलता है, तो एक समान अनुप्रस्थ काट के एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके किसी भाग पर, ठीक है, ये तार है और एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का तार है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो किसी भी एक भाग पर विभव में कमी उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है, उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। ये बोलता है विभव मापी का सिद्धांत, ठीक। अब इसका दो सेलों के तुलनात्मक आपको हमको फिगर बना करके बोला है, देख लीजिए। ये विभव मापी का तार है, ये जॉकी लगा हुआ है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, ये दो सेल है। एक बार इसमें टच कराएंगे और दूसरा बार किसमें टच कराएंगे, इसमें टच कराएंगे, तो हमको इस दोनों का विभवांतर का अनुपात पता चल जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। 2009 में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा, उन दो कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। उन दो कारकों को लिखें इस पर ताप युग्मी में क्या होता है, दो भिन्न धातु के तार लेते हैं और उसको एक जगह ऐसे करके जोड़ देते हैं, हम दिखाए हैं फिगर में शायद, ठीक है, जोड़ देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो एक छोर का होता है, एक संधि का हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एक संधि गर्म हो जाता है, ठीक। तो कब आया है ये आया है आपका 2011 में आया, ठीक। क्या बोल रहा है, ताप युग्मी में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। यह ताप युग्मी के दोनों छोरों के बीच के तापांतर पर निर्भर करता है, दोनों छोरों के बीच के ताप के अंतर पर निर्भर करता है। ताप युग्मी धातु के विद्युत ऋणात्मकता और विद्युत धनात्मकता का समानुपाती होता है, ठीक है। और इसके बारे में आगे और कुछ बोले हैं, याद देख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं आप, पहला उत्क्रमण ताप और दूसरा उदासीन ताप, ठीक। यहाँ इंग्लिश में है, देयर आर फॉलोइंग टू फैक्टर्स, पढ़ लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले लोग, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन, बोल रहा संट क्या है और इसके दो उपयोग लिखें। संट क्या है, इसके दो उपयोग लिखें। व्हाट इज संट
राइट टू यूजेज ऑफ शंट कब आया है? 15 में आया है, 19 में आया है। ठीक, तो शंट एक बहुत निम्न मान वाला प्रतिरोध होता है जिसको गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगा देने पर वो अमीटर बन जाता है। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जुड़े बहुत कम मान का प्रतिरोध जो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित विद्युत धारा को नियंत्रित करता है, शंट प्रतिरोध का। तो ये देख लीजिए, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में शंट लगाए हैं एस, और इसका प्रतिरोध काफी कम होता है क्योंकि इसमें यहाँ पर चला जाएगा, कितना धारा चला जाएगा? इसमें चला जाएगा, मान लेते हैं अब आई, तो इसमें जाएगा आई माइनस आई जी जाएगा। ठीक है, तो शंट के दो उपयोग क्या है? गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है, गैल्वेनोमीटर को जलने से बचाता है क्योंकि ज्यादा धारा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जल जाएगा ना। अच्छा, शंट प्रतिरोध का दूसरा काम क्या है? शंट प्रतिरोध का दूसरा काम है, शंट प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के को आमीटर बनाने में मदद करता है। शुरू में ही हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोला सीबेक प्रभाव। ठीक है, सीबेक प्रभाव क्या है? ये भी तापयुग्म का प्रभाव है। व्हाट इज सीबेक इफेक्ट? 2009 में आया है, 2009 में आया है। सीबेक प्रभाव जो है वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से रिलेटेड होता है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न तारों, देख लीजिए, दो भिन्न भिन्न तार लिए हैं। ठीक, एक एसबी है और एक का है बिस्मथ है। ठीक, दो भिन्न भिन्न धातु के तारों के दोनों छोरों को दो अलग अलग तापक्रम पर रखते हैं। ठीक, ये अलग तार है और ये अलग तार है, और इसमें क्या लगा दिए हैं? गैल्वेनोमीटर, और ये संधि है। यहाँ पर क्या है? संधि है। एक को गर्म रखे हैं और एक को ठंडा किए हैं। यहाँ पर बर्फ रख दिए हैं और यहाँ पर गर्म पानी रख दिए हैं। ठीक, तो उन तारों के पर रखने पर क्या लिखे? अलग अलग तापक्रम पर रखने पर उन तारों में थर्मो विभव प्रेरित हो जाता है। तो इस तार में क्या हो जाता है? थर्मो विभव प्रेरित हो जाता है। ठीक, ऊष्मीय विभव प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण तार में थर्मो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है, 2009 में आया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं संचायक सेल। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है? वाई इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेकेंडरी सेल इज लो। ठीक, ये भी कब आया है? 2009 में आया है। तो क्यों? देखिए बाबू, संचायक सेल का आकार जो होता है वो बड़ा होता है और उसके ध्रुवों, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव या प्लेट के बीच की दूरी काफी अधिक होती है। देखिए, चूंकि संचायक सेल यानी द्वितीयक सेल में प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा और इसका आकार बड़ा होता है, तो संचायक सेल में ध्रुवन नहीं होता है। इसी कारण संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2009 में आया था। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि एक विद्यार्थी भूल से वोल्टमीटर के परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा एमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देता है। इसका परिमाण क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ ए स्टूडेंट कनेक्ट्स वोल्टमीटर इन सीरीज एंड एमीटर इन पैरेलल इन ए सर्किट बाय मिस्टेक, गलती से। ठीक, कब आया है? ये भी 2009 में, यानी विद्युत धारा से 2009 में बहुत क्वेश्चन आया। तो बोल रहा है यहाँ पर, देखिए, वोल्टमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और अगर आमीटर को कौन सी में जोड़ दीजिए? समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो वो सबका हो जाएगा, जल जाएगा। यंत्र जलकर खराब हो सकता है, यंत्र जलकर खराब हो सकता है, इसलिए ये स्टूडेंट गलती किया, तो यंत्र का हो जाएगा, जल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा विद्युत शक्ति क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? विद्युत शक्ति क्या है? तो विद्युत शक्ति क्या है बाबू? E बराबर W/T, और यहाँ पर उष्मा हीट है, हीट एनर्जी बाई टी, और H बराबर हम जानते हैं I²RT, और नीचे T है, T और T घट गया, P बराबर I²R। ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट में। तो बोल क्या रहा है? विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो हमने ले आ दिया P बराबर I²R। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? R से गुना और R से भाग करते हैं। देखिएगा, और दो फॉर्मूला इसका आएगा, यहाँ में देखिए, यहाँ पर R से गुना और यहाँ से R से भाग दिया। यहाँ देख लीजिएगा, I को हम दो भाग में तोड़ दिए हैं, R को उसी तरह रख दिए, और I R बराबर देते कि होता है V,
तो बी पी बराबर हो गया वी आई। ये दूसरा हुआ, उसी का रूप दूसरा हुआ। या इसी में देख लीजिए, इसी में हमने क्या किया है, आर से गुना और आर से भाग दे दिया है, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे में आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर तो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बाई आर, ये तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। संवहन वेग के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए ओम का नियम की व्युत्पत्ति करें विद द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन ओम्स लॉ। कब आया है? 2018 2018 में आया है। देखिए कैसे निकालेंगे, एफ बराबर एम ए जानते हैं और एफ बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, बराबर एम ए, यहाँ से ए निकाल लेंगे, ए बराबर क्यू ई बाई एम। अब भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी को हम वी टी बोल दिए, माने संवहन वेग। और औसत चाल, जब हम उसको विद्युत स्रोत से नहीं जोड़े रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है? औसत वेग 0 होता है। और यहाँ ए की जगह में हमने बैठा दिया क्यू ई है, क्यू ई बड़ा ई हो गया, ठीक, क्यू ई बाई एम। और क्यू को हम क्या लिख दें? क्यू को हम ई लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात है, ई बाई एम इंटू टाउ। इस टी को टाउ, ये विश्रांत काल है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये अनुगमन वेग है या संवहन वेग। ठीक, तो वी डी बराबर आ गया ई बाई एम इंटू टाउ। अब हमको पता है आई बराबर एन ई ए वी टी होता है, आई बराबर एन ई ए वी टी होता है, और वी डी हमने लाया है, वी डी के जगह में बैठा दिए। तो जब वी डी के जगह में बैठा दिए तो ये ई बराबर होता है वी बाई एल, ई बराबर वी बाई एल। कैसे? तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए, ई बराबर होता है माइनस डी वी बाई डी आर, और माइनस को कंसीडर नहीं किए हैं, यही वी हो गया और यही आर जो है वो क्या हो गया? एल हो गया। तो ई के देखिए, इसको कर लेते हैं एन, ई दो ठो है तो ई स्क्वायर ए बड़ा ई इंटू टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर ए टाउ, और ई के जगह में लिख दे वी बाई एल, और पहले से एम है, तो आई बराबर हो गया एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल, और ब्रैकेट में हमने भी ले लिया क्योंकि भी बराबर आई आर हमको चाहिए। तो ये वाला इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला इधर हम जब लेके चले जाएंगे, देखिए, ठीक है, ये वाला जब हम इधर लेके चले जाएंगे, ठीक, तो आई के पास आ जाएगा एम एल। देखिए आई के पास, देख लीजिए, हम इधर इसको इधर लिख दिए, आई बराबर आई के पास जाएगा एम एल, और ये सारा कहाँ चला जाएगा? नीचे। और यही वाला कौन चीज है? आर है, ये क्या है? आर है, तो भी बराबर आर आई, और आर इतना हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझावे की, क्या समझावे भाई? समझावे की किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश का संरक्षण का नियम है, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो किरचॉफ के दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसको समझाने के लिए बोल रहा है कि कैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कब आया है ये? 2017 में आया, ठीक। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि प्रति इकाई आवेश के ऊर्जा वोल्टेज विभव प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि प्रति इकाई आवेश में जो ऊर्जा होता है उससे क्या बोलते हैं? वोल्टेज कहते हैं। कैसे? अब बोलिएगा आप कैसे सर? तो भी बराबर हम जानते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, ये ऊर्जा है और ये आवेश है और ये विभव, ठीक, ठीक, विभव प्राप्त होता है। अतः प्रति इकाई आवेश के ऊर्जा में वृद्धि प्रति इकाई आवेश द्वारा खपत ऊर्जा के बराबर हो। जितना बढ़ेगा उतना अगला क्या करेगा? जो प्रति क्या बोलते हैं सर्किट है वो खपत करेगा। अर्थात बंद परिपथ के किसी बंद पास में आरोपित वोल्टेज का मान सभी प्रतिरोध और विभवांतर के गुणनफल के योग के बराबर होता है, और साथ ही आरोपित विभवांतर हमेशा खपत वोल्टेज के बराबर होता है। जितना आप विभवांतर दीजिएगा उतना वोल्टेज खपत होगा, ठीक है, कहीं पर लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये बराबर होता है। अतः किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है या पालन कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट डेंसिटी? तो धारा, विद्युत धारा अदिश राशि होता है, धारा घनत्व सदिश राशि होता है। विद्युत धारा पूरा चालक का गुण होता है, धारा घनत्व किसी एक चालक के अंदर के किसी एक बिंदु का गुण होता है, ठीक है। विद्युत धारा इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी व्हाइल
करंट डेंसिटी इज ए माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, और इसको जे से सूचित करते हैं। जे बराबर आई बाई ए, और ये सदिश राशि होता है। विद्युत धारा अदिश होता है, लेकिन धारा घनत्व क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक, तो देखिए हम पढ़ देते हैं आपको। किसी चालक के अंदर प्रति इकाई क्षेत्रफल ए से होकर प्रवाहित विद्युत धारा आई को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व बराबर विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, जे बराबर आई बाई ए। यहाँ देखिए फिगर है, ये ए है फिगर। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या हमने लिखा है आपके लिए। धारा घनत्व सदिश राशि होता है, यानी जे वेक्टर बराबर आई बाई ए वेक्टर। ठीक, अगर ये जो हमने क्षेत्रफल सदिश लिया है, इसको थोड़ा सा एंगल पर ले लेते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा और आई इधर जाएगा। आई और ए के बीच में थीटा बनेगा, और ए जो है वो सदिश राशि। ए कौन राशि है, ए जो है आपका ये सदिश राशि है, तो इसका एक कंपोनेंट किधर जाएगा, ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा कौन चीज, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ए कॉस थीटा वाला ही लेना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर आपको और बता देते हैं। आई बराबर आप लिख सकते हैं, आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहां से भी आप बोल सकते हैं डॉट में जे ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, आई और ए वेक्टर के बीच, जे और ए वेक्टर के बीच का कोण होता है। ठीक है, ठीक है, आई बराबर जे कॉस थीटा। जे बराबर हम यहाँ से ला सकते हैं आई बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, और है जे बराबर आई बाई ए सदिश राशि होता है। इसका मात्रक देख लीजिए, आई का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। बीमा में आई का ए होता है या आई होता है, ठीक, और एरिया का एल स्क्वायर होता है। इसको एल स्क्वायर को ऊपर ले लिए, -2 एल पर पावर -2 ए, या ए के जगह में क्या लिख दिए हैं, आई और एल पर पावर -2 इसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन को समझाना। ये हो चुका है बाबू, ये कर चुके हैं। ठीक है, इसको रिपीट हो गया है, ये देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, कब आया था ये, 2022 में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 ओम, कितना ओम, 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 12 ओम का 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। इस प्रकार के 3 संयोजनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पहले इसको निकाल लीजिए, और जो आएगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक, तो इसका निकालेंगे तो देख लीजिए क्या होगा। समानांतर क्रम का होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 1 सबका 12 है तो 1/12 1/12 1/12 4/12 1/3। Rp बराबर आ गया आपका कितना, 3 ओम। Rp बराबर 3। ठीक, अब इससे जो रिजल्ट मिला है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, 3 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो 3 3 3। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 3 3 3 3 6 और 3 9, यानी आंसर क्या हो गया, 9 ओम हो गया। आंसर कितना हो गया, 9 ओम हो गया। और कब पूछा गया था इसको, इसको पूछा गया था आपका 2010 में। कब पूछा गया था, 2010 में। देख लीजिए 2018 में पूछा गया। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 100 वाट, कितना वाट, 100 वाट, 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब ले आए हैं आप बाजार से। 100 वाट और 220 वोल्ट का एक बल्ब लाए हैं। ठीक, 240 वोल्ट के साथ जोड़ दिए हैं आप, लाए हैं कितना, 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट का आप जोड़ दिए हैं कितना से, 240 वोल्ट से के साथ जोड़ा जाता है। विद्युत शक्ति की क्षय की गणना करें, माने उसकी विद्युत शक्ति में कितना लॉस होगा। ठीक, ए बल्ब रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर लॉस। कब आया है, 2018। तो पहले इससे बात कीजिए, आप इस दोनों से बात कीजिए। P बराबर होता है V²/R, P बराबर शक्ति बराबर, तो हमको R चाहिए, तो R बराबर V²/T। तो V कितना है, 220, 220 गुने 220, और R कितना है 100। 2 जीरो कट गया तो बचा कितना, 22 गुने 22 484 ओम, R निकल गया। अब इस वोल्टेज पर बात कीजिए, कितना शक्ति लॉस होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं P डैश
वी स्क्वायर बाई आर। तो वी कितना है मेरा 240, 240 गुने 240 और आर कितना है 484। और जब इसको हम काटे होते हैं तो उसके बाद आया है 119, लगभग 119.00 कुछ आएगा, जीरो कुछ आएगा, लेकिन इसको हम लगभग ले लेंगे 119 वाट, पावर का यूनिट वाट। ठीक है, 2018 में है। चलिए 21 नंबर बोल रहा है पेल्टियर प्रभाव क्या है। इसके पहले था सीबेक, अब है पेल्टियर। तो पेल्टियर प्रभाव क्या है, व्हाट इज पेल्टियर इफेक्ट। ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर है। ठीक, तो सन 1834 में वैज्ञानिक पेल्टियर ने खोजा कि जब विद्युत धारा को दो भिन्न भिन्न धातुओं की संधि से होकर गुजरती है, विद्युत धारा की संधि से होकर गुजरती है, तो ये देखिए एक कॉपर है और एक लोहा है, और यहाँ दोनों को जोड़ दिए हैं संधि में, और इसमें बैटरी लगा के इससे विद्युत धारा को प्रवाहित कर, यहाँ पर बैटरी लगा के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो संधि के स्थान पर उष्मा उत्पन्न होती है। तो संधियों पर क्या होता है, एक तरफ गर्म होता है और एक तरफ ठंडा होता है, यानी सीबेक का जस्ट उल्टा है पेल्टियर, और पेल्टियर का उल्टा है सीबेक। ठीक, उसमें धारा प्रवाहित नहीं किए थे, गर्म और ठंडा किए थे, तो धारा अपने आप प्रवाहित हुआ था, और यहाँ धारा प्रवाहित करने पर गर्म और ठंडा हो रहा है। ठीक है, उष्मा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा का यही उष्मीय प्रभाव पेल्टियर प्रभाव कहलाता है। और कब आया था, 2016 में। ठीक, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर बोल रहा है प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखें तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाएं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एंड एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 2011। ठीक, तो हम जानते हैं आर बराबर रो एल बाई ए, और रो है प्रतिरोधकता, तो रो देख लीजिए आर बराबर रो एल बाई ए। तो जब हम रो लेंगे तो ये आर ए यहाँ चला जाएगा, एल नीचे, यानी रो बराबर आर ए बाई एल, रो बराबर आर ए बाई एल। और बोल रहा कि प्रत्येक टर्म को बताइए, तो दिस वन इज प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, और ये एरिया क्षेत्रफल, और एल क्या है लंबाई, और आर का है रेजिस्टेंस, यही बोल रहा है 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर बोल रहा है यदि दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। चलिए, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, समीकरण नंबर 1। यदि उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है, तो उनका अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर 16 ओम एंड 3 ओम रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर। तो पहले क्या बोला, दो रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज में जोड़े थे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम आया, और जब उसको पैरेलल में जोड़ रहे थे 3 ओम आ रहा, तो सीरीज वाला 1 नंबर इक्वेशन। और जब हम समानांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, समानांतर दो को का क्या होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, और इसका रिजल्ट कितना दिया है 3, और ये हमको पता है 16, इसको लेना है R2। ठीक है, यहाँ देखिए R2 है तो ये 3 है, और ये दोनों ये यहाँ से क्या जाके वहाँ का हो जाएगा, गुना हो गया, यहाँ गुना हो गया, और ये 16 दिया है, 16 दिया 48, यानी R1 इंटू R2 का आ गया आपका 48 ओम। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, ये देखिए एक इक्वेशन है, अब इसका माइनस में एक इक्वेशन हमको चाहिए, तो हमने क्या किया है, ठीक है, इसको R1 माइनस R2 का स्क्वायर करके, R1 ये फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, उस पर बैठा दिए। ये वाला 16 है, 16 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 48, ये 48 आया है। ठीक, यहाँ से 16 कॉमन लिए तो 16, और यहाँ से 16 3 48 होगा, तो 4 3 12, 16 गुने 4 64। R1 माइनस R2 का स्क्वायर 64 आया है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट 64 होगा। R1 माइनस R2 बराबर 8 ओम, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब ये सभी इक्वेशन 1 और 2 से हम अगर सोल्व करते हैं तो R1 प्लस R2 बराबर 16 आया है, और R1 माइनस R2 बराबर 8 आया है। R1 R2 कट गया, 2R1 बराबर 16 और 8 24, तो R1 बराबर 12 ओम, आगे R1 बराबर 12 ओम। अब समीकरण 1 में हम बैठा दिए R1 12, तो R2 बराबर 16 में से 12 गया तो 4, R2 बराबर 4 ओम और R1 बराबर 16 ओम। ठीक है, ठीक है, ये कब आया है, ये आया है आपको 2015 में। ठीक है, 2015 में ये आया है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 24वें नंबर क्वेश्चन पे। बोला दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करें। इस परिपथ में आई का मान देखिए, आई यहाँ 5 एम्पियर अंदर जा रहा, 7 एम्पियर अंदर जा रहा, 3 एम्पियर बाहर जा रहा, 2 एम्पियर अंदर जा रहा, और आई जो है वो बाहर जा रहा। तो किरचॉफ का पहला नियम बोलता है
पहला नियम क्या बोलता है कि जितना करंट किसी बिंदु पर आ रहा है उस सबका जोड़ बराबर जितना करंट उस बिंदु से बाहर निकल रहा है उसका जोड़ बराबर होता है। यहाँ लिखे हैं हम, पहले भी बताए हैं। तो अंदर कौन कौन आ रहा, 5 ओम 7 ओम 2 ओम, 5 ओम 7 ओम 2 ओम अंदर जा रहा, चला गया, बराबर निकल कौन रहा, 3 एम्पियर और आई। तो 7 5 12 2 14, अब बराबर में यहाँ का हुआ 3, ये 3 इधर जाएगा तो 14 में से 3 यानी आई बराबर कितना, 11 एम्पियर। आई बराबर कितना, 11 एम्पियर। ये आंसर हुआ। अब ये 2012 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है, फ्यूज तार, फ्यूज तार के 2 विशेष अभिलक्षण लिखी, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर क्या होता है बाबू, अगर ज्यादा करंट होता है तो वो गल जाता है, यानी उसका क्या बोलते हैं उसको, हीट कौन प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होगा, ठीक, और उसका प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्रतिरोध भी कम होता है। तो क्या क्या होता है उसमें 2 प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक, निम्न प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के इस चैप्टर से, ठीक है, विद्युत धारा के इस चैप्टर से जितना हमने आपको बताया, ठीक है, उतना से ही आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, उतना से ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, और आप देखें और क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि विद्युत धारा में जितना हमने 25 क्वेश्चन बताया है इसी में से 1-2 आपको 2 नंबर में क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, 1-2 नंबर में आएगा और आपका हो जाइएगा, आप आसानी से लिख दीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छा से समझ के रिवीजन कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।